हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। प्रीवियस लेक्चर में आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सल लाइन पोजिशन, मतलब एक डायपोल रखा हुआ है। सपोज उस डायपोल के एक्सिस के अलोंग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी, याद है। तो उसका फॉर्मूला क्या आया था आपके पास कल। फॉर्मूला एक्सेल लाइन पोजीशन में फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बताया था मैंने, 2p में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, 2p/r में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। स्क्वायर आया था, ये फॉर्मूला आया था। और व्हेन एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r⁻3, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। अब है ना, यहाँ पर इसको ऐसा भी ले सकते हैं के 2p/r³ न्यूटन पर कूलम। ये एक्सेल लाइन हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, चलो आगे चलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, जिसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था मैंने, फील्ड ही फील्ड पढ़ोगे आप। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन और दूसरा नाम, ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया, और दूसरा नाम है इसका ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। क्या है इसका नाम? ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, ठीक है। कैसे भी पूछ सकते हैं, और बोर्ड के लिए बता दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आपने डायरेक्ट पूछे, आपसे कोई स्टोरी वगैरह बना के ये पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, ठीक है। चलो एक चीज करते हैं। ये मेरे पास एक डायपोल है। Let us consider an electric dipole which consisting of charges minus q plus q which are placed at 2l distance apart। 2l distance apart मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक l है, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है, l है, ठीक है। और कहाँ निकालना है, एक्सेस पे तो निकाल लिया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालना मतलब इसके सेंटर से बाइसेक्टर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इसके ऊपर स्टडी करना है, इसके ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा। देखो अब है ना, ध्यान से सुनना। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। मैंने कल भी बोला था कि कोई सा भी चार्ज इधर उधर रखा रहेगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, डायपोल की फील्ड में, तो ये दोनों अपना अपना प्रभाव उसके ऊपर डालेंगे, दोनों अपना अपना इफेक्ट डालेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q चार्ज इज कंसीडर्ड टू बी E1 एंड दैट वन विल बी E2, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, आगे चलते हैं। -q + q मतलब ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देखो तो इसके वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर की डायरेक्शन होगी एट्रैक्टिव, तो इस साइड में हो जाएगा। और यहाँ पे पता है, ये तो है ना, मतलब भारत पाकिस्तान जैसे काम है। देखो ये है ना, इनमें क्या होने वाला, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगने वाला है, मतलब ये पॉजिटिव, तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, रिपल्सिव है, ठीक है। ये एक वेक्टर चला गया। तो रूल ये है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दो वेक्टर से जा रहा है, तो रूल क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रिजल्टेंट यहाँ मिलने वाली है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा कंसीडर करें। लेट अस कंसीडर एंगल बिटवीन दैट इज थीटा। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, थीटा। क्यों 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 क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। आप जिसके दिमाग में आ गया बहुत अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर भी एंगल थीटा रहेगा, तो यहाँ पे भी एंगल कितना रहेगा, थीटा, ठीक है।
अब देखो सुनो ध्यान से जल्दी से, इवन वेक्टर यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और यहाँ पे क्या है उसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखो अब मैं है ना आगे चलता हूँ सो, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ई यहाँ पे थीटा अगर बना तो यहाँ पे क्या रहेगा E1 कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा E1 साइन थीटा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब E2 वेक्टर इधर जा रहा है, सुन लिया कि नहीं सुना? जैसे आपको रूल अगर नहीं पता हो तो आपको बता देता हूँ, आपने पढ़ा होगा कंपोनेंट डिवीजन। ठीक है, अगर फोर्स इधर है, ठीक है, तो और थीटा अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा उसका एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या क्या आएगा इसका एफ साइन थीटा। सब चीज़ें आपको पता है, 11th में ये पढ़ रखी है आपने, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब थीटा अगर सेंटर यहाँ से, थीटा अगर यहाँ पर है और E2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी अपने पास में एक कंपोनेंट जनरेट होगा E2 साइन थीटा। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट, और इसके 90 डिग्री एंगल पे क्या होगा यहाँ पे E2 कॉस थीटा। ठीक है, इधर से E1 कॉस थीटा भी इधर, E2 कॉस थीटा भी इधर ही है। ठीक है, E2 का। अब देखो, अब देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कैसे, कितनी आएगी। चलो अपन है ना, ये डायग्राम समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो आप कभी भी, आप मैसेज करके। अब देखो यहाँ पर आगे चलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे आपको थ्योरी लिखना है। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हिच कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस प्लस q and माइनस q which are placed at two distances apart. Let us consider a unit positive tensor which are placed on perpendicular bisector of these electric dipole. ठीक है, उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ वो लिखना है आपको। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ये देखो E1 वेक्टर मोड निकाला 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी। ठीक है, ए से लेके इस पॉइंट का नाम रख देते हैं पी। ठीक है, तो देखो ए से लेके पी तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, ये E1 ही रह जाएगा फिर बाद में 1/4πε0। अब देखो Q बाय ए पी स्क्वायर। चलो अब आगे चलते हैं, ए पी स्क्वायर कहाँ से निकालते हैं, चलो यहाँ पे आते हैं। इन ट्रायंगल यहाँ पे क्या लिया ए ओ पी। ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं तुम्हें क्या बोल रहा था, इन ट्रायंगल ए ओ पी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ से देखो आपको याद हो तो उस डायपोल में जो एक्सेल लाइन पोजीशन ली थी, तो उसमें सेंटर ओ से लेके पॉइंट पी तक की डिस्टेंस आर कंसीडर की थी, याद है आपको? तो मैं भी यहाँ पे आर कंसीडर कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, तो मेरे पास में ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा यहाँ पे, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज करेंगे आगे चल के। अब देखो अभी तो यहाँ पर यूज करते हैं, ए पी स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो इक्वेशन नंबर क्या हो गई है, 1 हो गई। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक मिनट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज निकाल लेते हैं। देखो क्या है यहाँ पर, E2 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाय प्लस क्यू चार्ज है ना, तो है ना यहाँ पे देखो B से लेके P तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो B से लेके P तक की डिस्टेंस का स्क्वायर सेम आएगा वो तो।
ठीक है, यहाँ पे भी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। देखो रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन बी से लेके पी तक के डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो अपने पास डायरेक्ट क्या मिलेगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ई टू की वैल्यू है, तो ई टू इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया, 2 नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। हाँ तो आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो देखो एक चीज, देखो स्टूडेंट, अब आप है ना एक चीज देखना यहाँ पर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम में फिर से बता देता हूँ मैं, ताकि फिर से बात चलती है। देखो एक डायपोल लिया था, उसको बीच में डिस्टेंस कितनी है, 12 है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पी पे फाइंड आउट करना है, जहाँ पे टेस्ट चार्ज प्लेस करके रखा, टेस्ट चार्ज विच कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विच इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ, इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर कितनी रहेगी, E1 कंसिडर कर ली। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज कंसिडर टू बी ई टू। अब देखो इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इन दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसको रिपल्सिव दिखाना पड़ेगा, तो ई टू वेक्टर क्या होगा, दूर हो गया। अब यहाँ पे तो एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर आ रहा है, तो दोनों रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, इधर मिलने वाला है। ठीक है, अब है ना इस चीज़ को 100% प्रूफ भी तो करना है, तो देखो चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे थीटा एंगल बना हुआ है, यहाँ पे भी थीटा एंगल रहेगा। अगर एक वेक्टर बीच में से जा रहा है, तो है ना इनके बीच में दो कंपोनेंट डिवीजन होगा। थीटा थीटा साथ में वाले मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब cos थीटा मल्टीप्लाई होने वाला है, और यहाँ पे क्या आएगा, E1 sin थीटा। ठीक है, 90 डिग्री एंगल से। अब देखो यहाँ पे एक E2 वेक्टर जा रहा है, यहाँ पे थीटा एंगल बना हुआ है, तो यहाँ पे भी दो कंपोनेंट डिवीजन होंगे। एक रहेगा E2 cos थीटा, जो कि थीटा वाले के साथ में रहेगा, और जो बचा हुआ sin थीटा रहेगा वो इधर हो गया। अब एक बात समझ में आ रही होगी कि अपने को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्ट निकालना है। अब अपन ने क्या करा, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मास क्यू चार्ज लिया है, वो क्या है, वो जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है। ठीक है, ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला E इक्वल टू 1/4 क्यू अपन में आर स्क्वायर, तो मैंने वही लगाया, तो ऐसे लेके पे तक के डिस्टेंस लिख दिया यहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 बना दिया। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज किया, E2 वेक्टर अमाउंट निकालने वाले 1/4 क्यू अपन में डिस्टेंस का स्क्वायर, बी से लेके पे तक के डिस्टेंस भी सेम आएगी, तो मैंने एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखोगे, तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड में एक बात समझ में आ रही है कि दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है कि E1 इक्वल्स टू E2 है, E1 इक्वल्स टू क्या, E2। अगर E1 इक्वल्स टू E2 है, तो इसका मतलब ये है जीवन में कि अपने को E1 ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे तो इंटेंसिटी क्या मिलने वाली नहीं है। इसका मतलब इंटेंसिटी क्या मिलने वाली है, इधर मिलने वाली है। समझ में आया, इंटेंसिटी कहाँ मिलने वाली है, इधर है। तो चलो मतलब इन दोनों का एडिशन होने वाला है, वो टोटल इंटेंसिटी मिलेगी। तो मेरे पास में इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन पर इंटेंसिटी कितनी रहेगी, अब इंटेंसिटी कितनी रहेगी, पहले लिख देते हैं। एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट इज क्लियर दैट E1 इक्वल्स टू E2। ठीक है, E1 इक्वल्स टू E2, सो E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा कैंसल आउट, कैंसल आउट। अगर ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी, वो आएगी इक्वेटोरियल पोजीशन वाली, वो इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन वाली आएगी, वो आएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, बहुत तेजी है। अब आगे चलते हैं। देखो इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन के लिए, अब देखो E1, अब देखो E1 की वैल्यू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों को ऐड कर दे। E1 और E2 दोनों तो क्या सेम है, ऊपर ही देख लिया है। तो देखो, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। अब देखो 2E1 cos थीटा होगा, तो 2 इंटू E1 की वैल्यू कितनी है,
1/4 फर्स्ट इक्वेशन से देख लेना बेटा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। चलो डायग्राम में देखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो एल अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखो एल अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कर दिया, देख लेना ध्यान से। अब देखो तो क्या हो जाए, एल अपॉन में रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 12 ले सकते हैं। सर बार बार आप है मजे मजे में बार बार पी बनाने के लिए बैठे रहते हो आप तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटा, जो फॉर्मेट दिया है वो कंप्लीट करिए। देखो ये एक ब्रैकेट है, ठीक है। अब एक बात तो ए इंटू रूट ए क्या हो जाए, ए की पावर 3/2, क्या दिक्कत, दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। अब देखो ये इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन के लिए मेरे पास है क्या हो गया, फॉर्मूला बनने वाला है। तो देखो यहाँ पर ई इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए इन्हें क्या होगा, यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 12 मतलब पी अपॉन में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये हो गया न्यूटन पर कूलम। अब देखो व्हेन एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, व्हेन एल इज वेरी 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 लेस देन आर, तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन, देखो अगर एल स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 गया तो आर की पावर कितनी हो जाएगी 3 न्यूटन पर कूलम। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो आपका पास आ गया इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन के लिए। अब आगे चलते हैं, एक बात है, एक रिलेशनशिप हो गया कि एक्सियल लाइन पोजीशन का और इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन में कोई रिलेशनशिप आ रहा है, पता है क्या, देखो आप खुद ही समझ गए होंगे वैसे। 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आज की फॉर्मूला था वहाँ पे, और यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन में जो फॉर्मूला है वो p अपॉन में आर क्यूब है। देखो देखो जादू, यहाँ पे देखो पूरा है ना ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ऊपर क्या बचेगा 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ई एक्सियल लाइन पोजीशन is double of intensity of electric field in equatorial line position। ठीक है, ठीक है, ये रिलेशनशिप पता चल गया। ठीक है, चलो बच्चों अब देखो थोड़ा सा एक ना न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से लिखिए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, calculate the electric field strength which is required to just support a water drop of mass. Calculate the electric field strength which is required to just support a water drop of mass 10 to the power minus 3 kg, 10 to the power minus 3 kg, and having a charge 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसके आंसर वहीं पर कमेंट में आंसर डालना है, केवल आंसर आपको पुटअप करना है वहीं पर। ठीक है, और ग्रुप पर भी डालना है आपको। ठीक, सॉल्व करके आपको पूरा होमवर्क कंप्लीट करना है, बहुत इजी है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, न्यूटन का लॉ इसमें काम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विच इज रिक्वायर्ड टू calculate the electric field strength which is required to just support a water drop of mass 10 to the power minus 3 kg and having a charge 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। क्लियर? ठीक है, अब है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, अब देखते हैं। अब ट्राई करना, कोई टेंशन हो तो पूछ लेना। ठीक है, और ये एक्सियल लाइन पोजीशन और इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन के दोनों डेरिवेशन अच्छे से याद कर लेना, बहुत काम आने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।
और बहुत अच्छे से पढ़ें, सारी वीडियो ध्यान से देखें। अगर रिपीट अगर याद समझ में नहीं आया तो और वापस से देखिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर आपके पास लेक्चर आपके पास रिपीट हो जाता है। ये सबसे बड़ा फायदा है आपको, तो इसलिए मैंने ये चीज़ सिलेक्ट की है कि ये सबसे सही रहेगा। थैंक यू सो मच।